एओडी में टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर रहे थे अपन। बात करते हैं उसमें आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। पहले तो अपन ये देखते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल के बारे में तो अपन जानते हैं, लेकिन सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है और उसकी लेंथ को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो टॉपिक है अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। पहले अपन इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद में इनकी लेंथ का अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ये कर्व मान लेता हूँ मैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई कर्व मान लेते हैं और फिर उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नई नई बातें हैं वो कहाँ से आई है और इनका मतलब क्या होता है। तो देखो एक कोई कर्व ले लिया मैंने ऐसा कुछ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं x, y। इस P पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इस P पॉइंट पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस को मैं मान लेता हूँ कि T पॉइंट पे कहीं पे कट कर रही है। एक्स वाई पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा और ये टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को T पॉइंट पे कट कर रही है। एक इस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये कोई नॉर्मल रहा होगा इसका इसी P पॉइंट पे, और मैं मान लेता हूँ कि ये x एक्सिस को कहीं N पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ x एक्सिस पे P पॉइंट से, और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं कुछ S दे देता हूँ। और ये जो टेंजेंट है मैं मान लेता हूँ कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। एक अपन ने थ्योरम पढ़ा था कि दो लाइन के बीच जो एंगल होता है वो ही उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल होता है। जैसे इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये नॉर्मल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी ऑब्वियस बात है थीटा है, क्योंकि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो ही उनके परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाइंस के बीच का एंगल होता है। अब देखो अगर ये थीटा है तो इस लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, tan थीटा, क्योंकि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा यानी कि ये जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप बन जाएगा अपने पास क्या, tan थीटा। या फिर इसके स्लोप में अपन अगर डिफरेंशिएशन से बात करें तो इस पॉइंट पे x, y पे जो डेरिवेटिव आएगा इस कर्व का यानी कि dy/dx आएगा, वो भी क्या बताएगा, इस टेंजेंट के स्लोप को ही बताएगा। तो जो tan थीटा होगा वो dy/dx होगा, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन इसका यूज करेंगे, जो cot थीटा होगा वो बनेगा dx/dy। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, इनका अपने पास अभी यूज आएगा तो वहाँ पे अपन पुट करेंगे। अब बात करते हैं अपन कि अब देखो टेंजेंट के बारे में तो ये पता अपन को, ये टेंजेंट हो गई। नॉर्मल के बारे में ये पता है, ये नॉर्मल हो गई। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है, तो देखो ये जो PT है, ये जो लेंथ है अपने पास TS, इसको तो अपन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं, और ये जो SN होता है इसको अपन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, भाई टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, लेकिन अपन लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ तो किसका हो सकता है, एक सेगमेंट का हो सकता है। तो इसको अपन को सेगमेंट में डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि ये जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे, या फिर मैं बोलूँ इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और जो ये टेंजेंट x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है मतलब T, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि PT तो बन जाएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही नॉर्मल जो होगा वो x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उसकी इस P पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे अपन कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो बनेगी या जो लेंथ बनेगी उसको बोलेंगे अपन लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे PN बन जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल।
फिर आता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो भैया ये जो टेंजेंट पीटी है, इस पीटी का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो इसका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बनेगा, और जो नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा ये वाला, ये इसका बनेगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब देखो एक वर्ड आया अपने पास में प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये कोई लाइन है और एक और कोई लाइन ये दे रखी है, ये लाइन सेगमेंट बोल देता हूँ मैं ए बी। इस ए बी का अगर इस लाइन पे मेरे को प्रोजेक्शन निकालना, तो अपन क्या करते हैं, इस ए पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और बी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लेंथ आएगी, मान लेता हूँ ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है, ये तो ये जो सी डी होगा वो ए बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा इस लाइन के ऊपर, यानी कि उस पर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन अपन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो पीटी है, पीटी का इस लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है। तो देखो जो टी पॉइंट है वो तो इस लाइन के ऊपर ही आ गया है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है, इससे मैं परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करूँगा, तो ये जो लेंथ बनेगा अपने पास वो पीटी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा टेंजेंट का, वो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और ऐसे ही ये जो नॉर्मल है इसका, देखो ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही आ गया, लेकिन इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये जो लेंथ बनेगा वो पी एन का, यानी कि नॉर्मल का प्रोजेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और इसको बोलेंगे अपन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब अपन बात करते हैं कि इनकी लेंथ को अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो भैया अपने पास देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं इसको। ये पॉइंट अगर x, y है तो अपन को पता है कि y क्या होता है, ये हाइट ही तो होता है। तो ये जो हाइट होगा यानी कि जो PS होगा वो PS क्या बनेगा, y बनेगा, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो पहली बात लेंथ ऑफ टेंजेंट, या फिर मैं इसको पहले डिफाइन करना चाहूँ, अ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट, a segment of tangent PT to a curve y equal to f of x lying between the point of tangency and the point where tangent meets the x-axis. Is called length of tangent. ठीक है भैया, यही बात अपन ने बोली। तो देखो ये लेंथ कैसे निकाल सकते अपन, पीटी। तो मेरे को क्या करना है, एक तो अपने पास पीटी आना चाहिए और दूसरा अपने पास ये है, यानी कि इस अगर थीटा की बात करूँ तो ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहाँ से आता है भाई, साइन से आता है। तो मैं इसका साइन थीटा ले लेता हूँ इस ट्राइंगल में, कौन से में, PTS में, इन ट्राइंगल PTS साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से PT आ जाएगा y अपॉन साइन थीटा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ y कोसेक थीटा। तो PT लेंथ आ जाएगा। अब देखो y, देखो ये जरूरी नहीं कर्व ऐसा ही बने, ये नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ लेना है तो इसका मोड ले लेता हूँ मैं। तो ये बनेगा y कोसेक थीटा का मोड, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर मेरे को dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy के फॉर्म में बनाना है इसको, क्योंकि अपन डेरिवेटिव से इसका निकालेंगे, तो कोसेक थीटा को मेरे को कोट थीटा या टेन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन को एक आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोसेक थीटा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बाय मॉड ऑफ वाई कोसेक थीटा का मोड, ऐसा लिख रहा हूँ मैं एक बार,
तो ये मॉड ऑफ वाई बन जाएगा और इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर। अब देखो कोट थीटा की जगह डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो मैं इसकी जगह डी एक्स अपॉन डी वाई लिख देता हूँ। तो पी टी जो लेंथ बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट बनेगा उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा कि जो पॉइंट दे रखा होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट और उसका अपन डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करें। लेंथ ऑफ नॉर्मल तो देखो ये अपन बोल ही रहे हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर भाई, तो बोल देते हैं इसमें अ सेगमेंट ऑफ नॉर्मल Pn to a curve y equal to f of x at a point P lying between the point P and point where normal meets the x-axis is called length of normal। यानी कि वही पी एन के बारे में बताया है। तो देखो यहाँ से अब देखो पी एन के लिए मेरे को ट्राइंगल लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल पी एस एंड एक्स। ठीक है, इसमें भी अपन को लेंथ कौन सा निकालना, पी एन निकालना, तो एक तो ये आना चाहिए और एक वाई आना चाहिए। तो इसके अंदर देखो ये तो क्या बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए मैं कोस थीटा ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखो कोस थीटा कितना बन जाएगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो इसमें बन जाएगा वाई और हाइपोटेनियस बन जाएगा पी एन। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो पी एन आएगा वाई अपॉन कोस थीटा या फिर ये बनेगा वाई सेक थीटा। लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो मैं इसका मोड ले लेता हूँ, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो सेक थीटा को अपन टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन थीटा की जगह मैं डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दूंगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। या सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं इस पर मोड लगा दो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पॉजिटिव साइन लेना है। अपन को ये ध्यान में रखना है कि जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पी एन का वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट में तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई था और लेंथ ऑफ नॉर्मल में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सब टेंजेंट में अपन ने बोला ये कि जो पी टी का प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे उसको अपन बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट on x-axis is called length of subtangent। देखो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो फिर से अपन इस ट्राइंगल में आ जाएंगे पीटीएस में, एंड ट्राइंगल पीटीएस। ये चीज़ अपन को तो एक तो इसको इंक्लूड करेंगे और एक इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे एक तो बेस आना चाहिए और एक आना चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर आता है भाई, टेन थीटा ले लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो टेन थीटा इक्वल टू बन जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि वाई अपॉन बेस टी एस। तो देखो यहाँ से टी एस का वैल्यू आ जाएगा वाई अपॉन टेन थीटा या फिर वाई कोड थीटा। तो टी एस आ जाएगा, इसका मोड ले लेता हूँ वाई कोड थीटा का मोड, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ वाई
ऐसा। और कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, dx अपॉन dy। ठीक है, तो ts बन जाएगा यहाँ से y मॉड ऑफ y, या तो दोनों का साथ में मोड ले लेता हूँ ऐसा, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ y अपॉन dy बाई डी एक्स का मोड, एक ही बात है। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा ये Pn का प्रोजेक्शन। तो द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन x एक्सिस the projection of normal length on x-axis is called length of subnormal। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए अपन ये ट्राइंगल ले लेंगे एंड ट्राइंगल PSN। इसके अंदर अपन को ये चाहिए, इसका अपन को यूज में लेना है। तो देखो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा और बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए मैं tan थीटा ले लेता हूँ। तो tan थीटा बनेगा परपेंडिकुलर SN अपॉन बेस बन जाएगा y। तो यहाँ से SN आ जाएगा y tan थीटा, और इसका मैं मोड ले लेता हूँ। tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे ऊपर, dy बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा y इंटू dy बाई डी एक्स का मोड। लेकिन देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कौन सा लेना है, dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy, जो पॉइंट अपन को गिवन होगा जहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल अपन ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे देखो x, y पॉइंट लिया है, इसलिए मैंने dy बाई डी एक्स ही लिखा है। लेकिन ये dy बाई डी एक्स कहाँ पे होगा, एक गिवन पॉइंट पे जहाँ पे अपन टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे याद रखने का थोड़ा आसान तरीका है। अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूँ तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में ये आया था अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर। और अगर बात करें, देखो दोनों टेंजेंट की बात कर लेता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो ये बना था और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये बना था y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करें या लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें तो ये ऐसा था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का ऐसा कुछ। तो दोनों टेंजेंट में तो क्या आएगा, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई से याद रख लेना, और दोनों के दोनों जो नॉर्मल में होगा वो डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, जैसा भी तुम याद भाई क्वेश्चन अपना, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7 एट द पॉइंट 1, -3। करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ किस पॉइंट में, 1, -3 पे। तो भाई अपन ने पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, ये बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई में यू वी रूल लगाऊंगा तो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पहले का डेरिवेटिव, और 7 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा x प्लस 2y, और ये -2x -2y इधर ले जाता हूँ तो ये बनेगा 2x प्लस 5। देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। किस पॉइंट पे अपन को ज़रूरत पड़ने वाली है, अपन को इस पॉइंट पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स एट 1, -3। तो यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये -3, ये 1, और ये बनेगा -6। ठीक है, 2 -3 बन जाएगा, ये -1, और ये बनेगा 1 -6 -5। तो -1 -5, तो ये बन जाएगा 1/5 -1/5। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा -1/5 एंड डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -5। इन दोनों को अपन फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखो पहला निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। पुट करेंगे यहाँ पे y का मोड, मतलब ये बन जाएगा 3 और ये 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई कितना दे रखा है -5, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25, तो ये बनेगा 3 अंडर रूट ऑफ 26। सेकेंड बात करते हैं अपन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में बन जाएगा ये y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मोड। तो y तो आ रहा है अपने पास कितना -3 और डी एक्स अपॉन डी वाई आ रहा है -5, इसका मोड लेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 15। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट 15 आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल के मॉड ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा अपने पास 1/5 -1/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/25। तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई होके ऊपर अंडर रूट 26 और नीचे अंडर रूट 25 मतलब 5। फिर फोर्थ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मोड। y मतलब -3 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1/5, तो ये बन जाएगा 3/5। तो ये लेंथ आ जाएगी। तो सिंपल है इनका लेंथ निकालना। अगर अपन को फॉर्मूला याद है तो बस कुछ ही नहीं करना है, इसमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना उस गिवन पॉइंट पे और वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 एंड y इक्वल टू a sin t। अपन को पॉइंट फॉर्म में दे रखा है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को अलग से पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, अपन इसी पॉइंट पे पुट कर लेंगे, यानी कि जो भी डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई अपन निकालेंगे उसमें इसी x और y का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का अपन को पता है कि अगर यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना चाहता हूँ तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपन निकालते थे पैरामेट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ऐसा, या डी एक्स बाई डी टी करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा पैरामेट्रिक फॉर्म में। और इस फंक्शन का अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा भी था डेरिवेटिव। अपन यहाँ पे एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो क्या करना होता है अपन को, पहले डी वाई बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो देखो इसका अगर टी के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाएगा। इसमें देखो कोस टी का बन जाएगा माइनस ऑफ साइन टी प्लस लोग का होता है 1/, तो पहले ये बन जाएगा 1/10 t/2 और फिर tan का करेंगे तो tan का होता है sec स्क्वायर t/2 और फिर और अंदर जाएंगे तो t/2 का बन जाएगा 1/2। ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। तो देखो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन टी, इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बनेगा साइन t/2 cos t/2 ऊपर चला जाएगा और इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर t/2 और ये 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बनेगा, देखो एक cos से तो एक cos चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 sin t/2 cos t/2। ये बनेगा माइनस साइन टी प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन टी, तो ये बन जाएगा साइन टी। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा इधर माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और ये नीचे साइन टी, ऐसा कुछ। देखो आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ से ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू कॉस स्क्वायर टी और नीचे बन जाएगा साइन टी। इसी फॉर्म में रहने देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ
इसका dy बाई डी टी, तो ये dy बाई डी टी बन जाएगा a इंटू कॉस टी। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। या देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में dx अपॉन dy की जरूरत पड़ेगी, तो dx अपॉन dy निकाल लेता हूँ मैं। तो dx अपॉन dy क्या बन जाएगा, dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी। dx बाई डी टी निकाल चुके हैं, a cos स्क्वायर टी और नीचे आ जाएगा साइन टी, और dy बाई डी टी आ चुका है a cos टी। देखो a से तो a चला गया और यहाँ पे cos टी से cos टी गया, तो ये बन जाएगा cos अपॉन साइन cot ऑफ टी। तो dx अपॉन dy आ जाएगा cot ऑफ टी। अब अपन को पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होगा मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ y का मतलब तो बन जाएगा ये a साइन टी बोल देता हूँ मैं, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ टी। तो कॉट स्क्वायर ऑफ टी कितना बनता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बन जाएगा कोसेक टी। तो ये बात करूँ मैं a साइन टी अपॉन साइन टी लिख देता हूँ कोसेक टी को, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इसका मोड लेना है क्योंकि लेंथ, तो इसका जो लेंथ आएगा वो मॉड ऑफ a आ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, अपन को तो क्या फाइंड करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन को ज़रूरत नहीं है पॉइंट से, क्योंकि अपन को पॉइंट फॉर्म में ही दे रखा होता है, तो पॉइंट डायरेक्ट पुट कर देंगे अपन, y का वैल्यू डायरेक्ट अपन ने पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ सम टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन a। इसके बारे में इसका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछा है, तो अपन को पता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है भाई मॉड ऑफ y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड। ठीक है, अब देखो अगर अपन को पॉइंट नहीं दे रखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो x, y पे ही अपन को पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, तो dy बाई डी एक्स e की पावर का e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, फिर x अपॉन a का करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a। ठीक है, इस e टू द पावर x अपॉन a को मैं फिर से क्या पुट कर सकता हूँ y, तो ये बनेगा y अपॉन a। तो यहाँ से dx अपॉन dy कितना बन जाएगा, तो dx अपॉन dy इसका उल्टा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा a अपॉन y। अगर अपन इसमें पुट करते हैं इसको, तो देखो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई कितना बन जाएगा, a अपॉन वाई। तो a अपॉन वाई का मोड आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा a का मोड। लेंथ पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव लेना। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट रहेगा अपना एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। वैसे देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक है या इम्पोर्टेंट है उस पर अपन बात करते हैं। देखो टेंजेंट और नॉर्मल से अपन क्या क्या कर सकते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, दूसरा अपन इसमें यूज में ले सकते हैं टू फाइंडिंग लोकस। लोकस के बारे में भाई तुम जानते हो, ज्योमेट्री में अच्छे से बता रखा है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और चौथा है डिटरमाइनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। देखो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन अपन मेन एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल से अपन रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी कोई कर्व दे रखा है, अपन को कुछ कंडीशन दे रखी होगी, तो उसका अपन लोकस फाइंड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में यूज में ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये एक रे आई, फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा चली गई, किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गए,
तो अपन को उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इक्वेशन पूछ सकता है या उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। फिर आता है डिटरमाइनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व। कोई दो कर्व दे दी अपन को, दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। जैसे सपोज करो कि अगर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो इंटरसेक्शन के कंडीशन में तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, वो अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस टॉपिक को अपन सिर्फ क्वेश्चन से समझते हैं क्योंकि इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट है नहीं। अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं का यूजेज करेंगे अपन। तो करते हैं अपन कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन ना। इफ अ रे पासिंग थ्रू ए 0,2 स्ट्राइक्स द कर्व y = x³ - x² + x - 1 at point P 2,5 then find the equation of रिफ्लेक्टेड रे। एक कोई कर्व दे रखा है और एक कोई रे आ रही है अपने पास 0,2 पॉइंट से, उस कर्व पे स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका अपन को इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इसका एग्जैक्ट कर्व तो नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन समझने के लिए अपन रैंडम एक कोई भी कर्व बना लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करता हूँ मैं कि ये कोई एक कर्व दे रखा है, ये कोई अपने पास पॉइंट है 0,2, यहाँ से इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ ये कोई एक पॉइंट दे रखा है ऐसा कुछ, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं P 2,5। 0,2 से इस पॉइंट पे एक रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो रिफ्लेक्ट किसके रेस्पेक्ट में होगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा। भाई समझ में आ जाएगा। ये एक कोई पॉइंट था, एक कर्व पे एक पॉइंट P है 2,5, ये A से स्टार्ट हुई एक कोई रे 0,2 से और P पे स्ट्राइक करी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्ट किसके रेस्पेक्ट में होगी, इसके टेंजेंट के रेस्पेक्ट में। इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में ये बोलता है, अपन फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि जितने एंगल पे वो स्ट्राइक कर रही है आ रही है, ठीक है, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होगा। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यही तो बोलता हूँ अपन, यही तो पढ़ते हैं भाई। जैसे मान लो ये कोई मिरर था, इधर आई ये और ये इधर स्ट्राइक कर गई, ये इधर स्ट्राइक करा और इधर से रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये थीटा एंगल है। तो जितने एंगल पे वो आती है उतने ही एंगल पे वो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करेंगे इसमें। अब देखो क्या पूछा है, इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछा है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या चाहिए, किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए अपन को चाहिए एक स्लोप और एक पासिंग पॉइंट। देखो पासिंग पॉइंट तो अपने पास है 2,5, ये इससे पास करेगी। अपन को चाहिए इसका स्लोप। अब देखो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्लोप के लिए ये प्रॉपर्टी अपन यूज में लेंगे इसकी। देखो अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूँ, स्लोप ऑफ AP, तो ये बन जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये बन जाएगा 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2 - 0, ये आ जाएगा 3/2। इसको बोल देता हूँ मैं क्या, m1 बोल देता हूँ। ये जो अपने पास रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका स्लोप मैं कुछ मान लेता हूँ, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं मान लेता हूँ m, ठीक है। अब देखो यहाँ से, या फिर इसको कुछ भी मान सकते हैं, m2 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ पे m मान लिया। अब देखो दो लाइन के बीच का एंगल अपन निकाल सकते हैं कैसे, tan थीटा इक्वल टू होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। जो यहाँ पे dy/dx आएगा P पॉइंट पे, वो क्या बताएगा, इस टेंजेंट के स्लोप को, टेंजेंट के स्लोप को, ठीक है। तो ये टेंजेंट और इस लाइन के बीच यानी कि ये रे के बीच में क्या आएगा, एंगल थीटा है। तो इसी लाइन यानी कि टेंजेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल मैं फाइंड करूंगा और वो इन दोनों के बीच के एंगल के इक्वल कर दूंगा, तो अपने पास कोई ना कोई एक इक्वेशन बनेगा। देखो कैसे, पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका dy/dx बनेगा 3x² - 2x + 1।
किस पॉइंट पे निकालना है अपन को, dy बाई डी एक्स अपन को निकालना है 2,5 पे। तो इसमें x की जगह 2 पुट करूँगा तो ये बनेगा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। तो 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 1 कितना बन जाएगा 9। तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं कुछ मान लूँ क्या, इसको जैसे मान लिया अपन ने m डैश मान लिया। अब इन दोनों के बीच का जो tan थीटा होगा वो tan थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसका स्लोप यानी कि m डैश मान लिया मैंने और इसका स्लोप कितना माना है m1 माना है। तो ये बन जाएगा m डैश माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m1। ठीक है, m डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, m डैश का वैल्यू 9 माइनस m1 कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन 1 प्लस 9 इंटू 3/2। देखो ये कितना बनेगा, अगर मैं इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ तो ये बनेगा 18, 18 माइनस 3 बन जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई ये 2 कट जाएगा, इधर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 27 तो ये बन जाएगा 29 और इसका ये मोड आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में इसका जो tan थीटा है वो 15/29, ये 15/29 किसके इक्वल कर दूं मैं, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल। इनके लिए अगर मैं tan थीटा का यूज करूंगा तो देखो ये tan थीटा बनेगा कितना, ये बन जाएगा जैसे इसके लिए अपन ने माना m और इसका कितना आया अपने पास 9 आया, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ m माइनस एम डैश अपॉन 1 प्लस m इंटू एम डैश, या फिर m कितना हो जाएगा यहाँ पे m अपन को फाइंड करना है और ये 9 बन जाएगा और ये 1 प्लस 9m किसके इक्वल कर देता हूँ मैं 15/29 के इक्वल कर देता हूँ। दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा देखो 29m माइनस 29 इंटू 9 इक्वल टू 15 प्लस 15 इंटू 9m। देखो ये m तो इधर ले आता हूँ मैं और इसको इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा माइनस 29 इंटू 9, ये तो बन जाएगा 261 माइनस का 261 और ये बन जाएगा माइनस 15 और इधर से आ जाएगा ये 135m माइनस 29 बनेगा 276 माइनस का और ये बन जाएगा 106m। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा माइनस 276 डिवाइड बाई 106। अगर 2 से कट करोगे इसको तो ये 5 और ये 3 और ये बन जाएगा 138 यानी कि माइनस 138 डिवाइडेड बाई 53। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप आ गया माइनस 138 बाई 53। तो इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैं इस पॉइंट से पास करता हुआ y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 138 अपॉन 53 इंटू एक्स माइनस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊँगा तो ये बनेगा 53 इंटू वाई माइनस 5 प्लस 138 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपन को करना क्या है। अपन को सिर्फ ये वाला फंडा याद रखना है कि हाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ही इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अब देखो इसका स्लोप अपन ने 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स से निकाल लिया और इसका स्लोप मान लिया। दोनों के बीच में जो tan थीटा आया दोनों को इक्वल कर दो, वहाँ से स्लोप आ जाएगा और स्लोप की ज़रूरत है क्योंकि पॉइंट अपने पास गिवन है। तो गिवन पॉइंट से पास होते हुए और इस स्लोप के जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है अपना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो पिछला क्वेश्चन था वो तो अपन ने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे किया था और ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं कि एक पैराबोला ये दे रखा है और एक लाइन ये दे रखी है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले तो देखो इनका कर्व बना लेते हैं अपन, यानी कि इनका फोटो बना लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी से समझ में आए। और अगर फोटो ना भी बनाए तो भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे,
जैसे सपोज करो मैं मान लेता हूँ, हालांकि बना सकते हैं, अपन ने सीखा हुआ है क्वाड्रेटिक में और ज्योमेट्री में भी सीखा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए सपोज करो कि ये करो ऐसा कुछ है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो ऐसे कुछ जाए। अब इसके लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई मैं मान लेता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस कर्व की इस लाइन से, वो इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। भाई कहीं पे जैसे मान लो मैं इधर मानूंगा तो इधर से तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी नहीं, जिधर जितना इस साइड में मैं पॉइंट को रखूंगा उतना ही क्या करेगा, ये कम से कम डिस्टेंस देगा। तो एक बार के लिए मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ऐसा है और यहाँ से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो देखो ये लाइन अपने पास है y = x-2 और ये कर्व दे रखा है y = x² + 3x + 2, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट की इस लाइन से, देखो अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए अपन को ये पॉइंट चाहिए होगा। तो अगर जैसे तैसे करके ये पॉइंट अपन को मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से इस पॉइंट का मैं x कोऑर्डिनेट सपोज x मान लेता हूँ, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर मैं x मान लेता हूँ तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ से y कोऑर्डिनेट भाई ये आ जाएगा, यानी कि x² + 3x + 2 ऐसा कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जैसे मैं इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इस पे परपेंडिकुलर, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो ये जो लाइन होगी ना वो इस टेंजेंट के पैरेलल होगी, या फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अपन को पता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज में ले लूँगा, मैं ये ले लूँगा कि इसका स्लोप कितना है, y = mx + c फॉर्म से n यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, इसका स्लोप 1 है। और इस पे इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ उस टेंजेंट का स्लोप भी इसी के इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। और वो पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तभी होगा। तो अगर मैं इसका dy/dx निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये dy/dx होगा कितना, 3x, इसका dy/dx बन जाएगा 2x + 3, ठीक है। किस पॉइंट पे चाहिए अपन को, इसी पॉइंट पे चाहिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट यही है, तो ये 2x + 3 बन जाएगा। और देखो यहाँ से इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से इसके इक्वल होगा कि नहीं, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो 2x = ये -2 बन जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -1, और x का वैल्यू -1 आ जाएगा तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ y के लिए, तो ये बन जाएगा 1 - 3 + 2, तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आ जाएगा -1, 0। और इस पॉइंट -1, 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जो लाइन है वो है x - y - 2 = 0। कैसे निकालते थे भाई, अपन को फॉर्मूला पता है कि ax + by + c = 0 है, और x1, y1 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालना है, तो ये बन जाएगा ax1 + by1 + c / √a² + b²। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो ये बनेगा -1 - 0 - 2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर बनेगा 1, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, और इसका ले लूँगा मैं मोड, तो ये बनेगा अपने पास ऊपर कितना -3/√2 का मोड, मतलब ये बन जाएगा 3/√। तो ये क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी इस लाइन और कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसा अप्रोच कर सकते हैं। इसमें फंडा क्या लगा है, टेंजेंट और नॉर्मल वाला फंडा ही तो लगाया अपन ने, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब होगी जब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट में ड्रॉ करूँगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। बात करते हैं अपन, अब देखो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा लाइन ही दे, हो सकता है कि अपन को ये भी एक कोई कर्व दे दे, तो ये भी एक कोई कर्व दे देगा, तो अपन को यहाँ वाला पॉइंट पे भी फिर फाइंड करना पड़ेगा,
क्योंकि लाइन से तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी कर्व दे रखा है, जैसे मान लो सपोज ऐसा कोई कर्व दे दिया, इन दोनों के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो फिर ये पॉइंट भी आना चाहिए अपने पास और ये पॉइंट भी आना चाहिए। तो एक कंडीशन तो क्या लगा देंगे अपन कि दोनों टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इस पे भी टेंजेंट और इस पे भी टेंजेंट, वो इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या लगा सकता हूँ मैं कि इन दो पॉइंट से जो मैं स्लोप निकालूंगा, जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो क्या होगा, दोनों टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के लिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 अपन अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से कोई ना कोई कंडीशन बनेगी और अपने पास ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ये अपन को और कोई कंडीशन भी दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन आराम से अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन है भाई अपना लोकस पे। देखो लोकस कैसे फाइंड करते हैं अपन, प्रूव दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a sin x अपॉन a where tangents are parallel to x axis lie on the curve y square equal to 4ax। ये कहना चाह रहा है कि अपन को इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट मानना है जिस पे जितने भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं वो टेंजेंट क्या हो, वो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो इस कर्व पे लाई करेंगे, यानी कि उन पॉइंट्स का जो लोकस बनेगा वो ये बनेगा, अपन को ये साबित करना है। तो भाई लोकस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं h, k, फिर h, k के लिए जो गिवन कंडीशन है उससे अपन को उस कंडीशन को अप्लाई करके एक कंडीशन निकालते हैं जिससे h, k और कांस्टेंट में कोई ना कोई इक्वेशन बन रही हो, और फाइनल h और k को अपन x, y से रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ से अपने पास आ जाता है उस पॉइंट्स का लोकस, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। तो इस पे मैं क्या कर लूँ भाई, x एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है कि उसका स्लोप 0 होगा, तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट मान लिया इस कर्व के ऊपर, पॉइंट h, k है, पॉइंट h, k अगर इसी पे माना है मैंने तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। वो बाद में देखते हैं। पहले तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लेता हूँ और उसको 0 के इक्वल कर देता हूँ। तो देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा 2y dy/dx, ये 4 है, x कितना बन जाएगा 1, ये a साइन का बन जाएगा cos x अपॉन a, और x अपॉन a क्या करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a। तो यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा y इंटू dy/dx, और ये बनेगा 2a 1 प्लस cos x अपॉन a, ठीक है। अगर यहाँ से मेरे को क्या निकालना dy/dx, तो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ उधर, तो ये बन जाएगा y, तो dy/dx का वैल्यू ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसे कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये 1 प्लस cos x अपॉन a। अब देखो क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ये किसका स्लोप आया है, टेंजेंट का स्लोप ही तो आया है, किसका स्लोप आया है, टेंजेंट का स्लोप आया है। या फिर मैं इसका dy/dx निकालना चाहूँ कहाँ पे, इसका dy/dx अगर मैं निकालना चाहूँ h, k पे, तो ये बनेगा 2a 1 प्लस cos h अपॉन a, और ये बनेगा k। इसको मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0 करूँगा, तो यहाँ से 0 करेंगे तो ये देखो 2a 1 प्लस cos h अपॉन a इक्वल टू 0। देखो यहाँ से a का वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a का वैल्यू 0 होने का मतलब y इक्वल टू 0 बन जाएगा, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, तो ये जो कर्व ही बन जाएगा x एक्सिस, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ, 1 प्लस cos h अपॉन a इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ से cos h अपॉन a इक्वल टू बन जाएगा -1, और cos अगर -1 है इसका मतलब जो h अपॉन a होगा वो एंगल वो बनेगा ओड पाई, क्योंकि ओड पाई पे जो है वो cos क्या होता है -1 होता है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट अपन ने इसी पे माना है, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसका मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 4a h प्लस a इंटू साइन h अपॉन a, ऐसा कुछ बनेगा। देखो यहाँ से अगर h अपॉन ए ओड पाई है तो मैं इसमें पुट करूँगा तो साइन
एच अपॉन ए या फिर साइन ओड पाई। देखो साइन तो ओड पाई हो या इवन पाई हो, अगर पाई का इंटीजर मल्टीपल है तो साइन हमेशा उस पर क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो ये बनेगा के स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये एच और ये a इंटू ज़ीरो, तो ये बनेगा 4ah। तो अपने पास रिलेशन आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 4a। एक इक्वेशन आ गया क्या कि के एच और ए में आ गया, कांस्टेंट में आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, 4a। और यही अपन को साबित करना था कि जो इसके ऊपर पॉइंट होगा, ये एक कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा उस पर टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो हमेशा ज़ीरो हो। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स किस कर्व पे लाई करेंगे, मतलब उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो वो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी सच दैट द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू log e टू द बेस एक्स इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये जो कहानी है इसका एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा, तो उस कंडीशन में पी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो अगर दो कर्व अपन को ऐसा दे रखे हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था कि दो कर्व एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वो उसके सॉल्यूशन होते हैं, या जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि इसको भी एक अलग से कर्व मान लो y इक्वल टू, और इसको भी y इक्वल टू मान लो। दोनों का अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे वो कट कर जाएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो इसको मैं दो अलग अलग कर्व में ब्रेक कर रहा हूँ, एक तो y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर और एक y इक्वल टू log e टू द बेस एक्स। देखो अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से पैराबोला है, लेकिन पैराबोला किस टाइप का, वो p पे डिपेंड करेगा। p पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बन जाएगा और p नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का बन रहा है एक तरीके से, और log x का ग्राफ अपन को पता ही है। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं अपन क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो log x का कुछ ऐसा बनता है। अब देखो ये जो पैराबोला बनेगा, एक कंडीशन तो ये है कि ये ऐसा बन सकता है, लेकिन अपन को क्या ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए अपन को। तो देखो मैं कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला बने, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो ये एक पॉइंट पर कट करेगा, मतलब एक सॉल्यूशन हो जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला बनने का मतलब क्या हो जाएगा कि p जो होगा वो लेस देन 0 होगा इस केस के लिए। डाउनवर्ड पैराबोला तभी बनेगा जब ये नेगेटिव होगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है इसमें अगर एक ही सॉल्यूशन चाहिए मेरे को तो ये इसको टच करता हुआ निकले, क्योंकि अगर ये इसको कट कर जाएगा तो फिर इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इसका टच करता हुआ निकले। एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है कि p का वैल्यू क्या, देखो इस कंडीशन में p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। या फिर एक और कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकती है कि p का वैल्यू 0 हो जाए। p का वैल्यू 0 होने का क्या मतलब बन जाएगा, अगर p का वैल्यू 0 हो गया है यहाँ पे तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया x एक्सिस। तो देखो ये भी क्या कर रहा है, इसको एक पॉइंट पर कट करेगा। तो ये तीन कंडीशन है अलग अलग। एक तो p का वैल्यू 0 हो सकता है, p का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है और p का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। यानी कि ओवरऑल अपन ने सारी बातें कर ली, लेकिन इसके अंदर अपन को कंडीशन इसमें p की लगानी है, सारा का सारा खेल। क्योंकि log x का कर्व तो फिक्स हो गया, यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये कर्व जो होगा वो चेंज होता रहेगा p की अलग अलग वैल्यू के लिए। 0 के लिए भी देखो 0 पॉसिबल है क्योंकि एक सॉल्यूशन आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो भी एक सॉल्यूशन आएगा। देखो दो अगर कर्व एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो अपन ने देखा था कि दोनों के जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो पहले वाले कर्व के लिए अगर मैं dy/dx फाइंड करता हूँ तो ये बनेगा 2px, और दूसरे वाले कर्व के लिए log x का बन जाएगा 1/x। दोनों का dy/dx क्या होगा, इक्वल होगा, तो 2px इक्वल टू 1/x। अब देखो यहाँ से अपने पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2px स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा, और px स्क्वायर की जगह मैं यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों कहानियाँ अपन
एक्स कोमा वाई पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं पी एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा वाई, तो 2y इक्वल टू 1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा y का 1/2। अगर ये y 1/2 आ गया तो इसमें मैं पुट करता हूँ तो 1/2 इक्वल टू log e टू द बेस x। इसको अगर उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर 1/2, मतलब √e। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √e आ जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं इसमें √e पुट करता हूँ तो 2p x² बन जाएगा e इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा भाई 1/2e। यहाँ पे समझने वाली ये बात है, देखो ये जो p लेस देन 0 होगा उस केस में अपन को कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा वो एक पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा, तो p का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 0 होगा। दूसरी बात, जब p का वैल्यू 0 होगा तो इस केस में भी वो एक पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा, तो इस केस में भी एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, यानी कि p लेस देन 0 p इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। लेकिन अपवर्ड पैराबोला p ग्रेटर देन 0 में अपन सिर्फ वही केस लेंगे जिस केस के लिए ये क्या बन रहा हो, इस कर्व को टच कर रहा हो। तो टच करने के लिए क्या कंडीशन अपन ने ये अप्लाई करी है, और यहाँ से p का वैल्यू क्या है 1/2e। तो इस पूरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -0 एंड 1/2e। तो मैं इसको नेगेटिव एंड 0 को ऐसा लिख सकता हूँ कि p बिलोंग करेगा -∞ to 0, 0 इंक्लूडेड है यूनियन। और एक और वैल्यू आ रही है यहाँ पे p की वैल्यू, तो मैं इसको ऐसा करके लिख देता हूँ 1/2। तो p की इस वैल्यू के लिए इन दोनों कारों का जो होगा वो एक सॉल्यूशन होगा, मतलब इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो देखो अपन ने जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के चारों केस थे, यानी कि चारों के चारों एप्लीकेशन थे, उन पे अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अपन ने देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन के सॉल्यूशन या फिर इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं उस पर एक क्वेश्चन कर लिया, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उस पर एक क्वेश्चन हो गया, और लोकस कैसे फाइंड करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से, ये अपन ने पता कर लिया। तो एओडी में जो अपना टॉपिक चल रहा था टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो इसके साथ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन पे।